तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जहां पर फाइट चल रही होती है, एक तरफ से ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से नैमगोंग क्लैन के लोग होते हैं और वहां पर आर्म सोल्जर्स पहले फाइट कर रहे होते हैं। एलीट्स जो होते हैं इस फाइट का हिस्सा नहीं होते और वो लोग वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नैमगोंग क्लैन के काफी सारे लोग मार रहे होते हैं। और उनका यंग मास्टर सीजन ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि फादर यहाँ पर ना तो खुद जा रहे हो, ना ही हमें से किसी को वहां पर जाने दे रहे हैं। लेकिन सेकंड एल्डर वो इस सबको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो खुद वहां पर नीचे चले गए और नीचे जाकर उन ब्लड फ्लेम कल्ट के वॉरियर से फाइट कर रहे हैं ताकि अपने लोगों की कैजुअलिटीज को कम किया जा सके, उन्हें मरने से बचाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर हमारे फादर की इस स्टबर्ननेस की वजह से ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को भी इस बात का आइडिया हो चुका है कि हम लोग जहां पर कुछ ज्यादा राइडियस और जहां पर अपने आइडियाज के मुताबिक ही फाइट करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सभी लोग जो होते हैं अभी यहाँ पर फाइट की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वहीं पर उन्हें एक जबरदस्त लाइट चमकता हुआ दिखाई देती है। वो लोग कहते हैं कि वहां पर क्या है, तो हमारा जोन वहां पर पहुंच जाता है और अपनी साउंड आर्ट को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वहां पर वो सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर बहुत सारे ब्लड फ्लेम कल्टिस्ट उसके सामने होते हैं। अब सभी लोग पीछे की तरफ घूम कर देखते हैं कि जो पीछे कौन है जो हमारे पर अटैक कर रहा है। तो हमारा जोन बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है, बीच में उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो काफी सारे ब्लड फ्लेम वॉरियर्स को वहां पर वो मार डालता है, जिसकी वजह से अब बैटल का पूरा रुख बदल जाता है, जहां पर नैमगोंग क्लैन के वॉरियर्स भी रुक जाते हैं और बैटल पूरी तरह से फिलहाल के लिए रुक जाती है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो रूइन फोर्ट्रेस से है और ऊपर से एक ब्लू रोब का मास्टर जी यहाँ पर कर क्या रहा है, इसे यहाँ पर किसने बुलाया है। तो हमारा जोन जो होता है वहां पर सभी के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि वक्त आ चुका है मेरे मेरिट पॉइंट्स को लेने का, अब मैं सभी लोगों को दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जोन इसी के साथ अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, वहां पर से अपनी साउंड आर्ट को रिलीज करता है। जब वो साउंड आर्ट को रिलीज करता है तो जितने ब्लड फ्लेम वॉरियर्स होते हैं सभी लोग वहां पर इस साउंड आर्ट की वजह से बुरी तरह से ध्वस्त होते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। तो जैसे ही वहां पर वो गिरते हैं तो उसी के साथ ही ब्लड फ्लेम कल्ट के जो एलीट वॉरियर्स होते हैं वो लोग भी उसकी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ से सीजन और उसके साथी भी वहां पर ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वहां जोन उन सभी लोगों को साउंड आर्ट यूज करने के बाद साथ ही उनके गर्दनें काटना शुरू कर देता है, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जबकि ये देखकर ऊपर जो एलीट वॉरियर्स खड़े होते हैं नैमगोंग क्लैन के, वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इस लड़के ने तो आकर वार का पूरा नक्शा ही बदल दिया, इस लड़के की वजह से हमारी कैजुअलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। तो हमारा जोन जो होता है अभी भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, किसी के साथ ब्लड फ्लेम कल्ट की तरफ से दो एलीट वॉरियर जो होते हैं उसके सामने आ जाते हैं। तो हमारा जोन कहता है कि तुम दोनों तो वही कमीने हो। तो उसे कहते हैं कि हाँ वही कमीने हैं, तुम तो वही लड़के हो ना जो कि डीमन बेन ग्रुप के हो। तो डीमन बेन ग्रुप के लड़के तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जोन कहता है कि तुम लोगों ने ड्रैगन फिनिक्स समिट के ऊपर अटैक किया था और वहां पर तुम लोगों ने बॉम्ब फेंके थे। वो कहता है हाँ बॉम्ब तो हम लोग यहाँ पर भी लेकर आए हैं, लगता है कि तुम यहाँ पर नैमगोंग क्लैन की मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर और कुछ नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से बॉम्ब्स निकालते हैं और ठंडक क्लैप बॉम्ब्स निकालने के बाद वो उनकी तरफ फेंकते हैं। जबकि हमारा जोन जो होता है अपने आसपास देखता है कि एलियट्स जो होते हैं ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो हमारा जोन कहता है ये लोग क्या बस यहाँ पर इस फाइट को इस तरह से देखने वाले जहाँ पे नीचे उतरकर अपने लोगों को बचाएंगे। इसी के साथ ही हमारा जोन उसे कहता है कमीने तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम चाहे जहाँ पर जो मर्जी कर लो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर इस बॉम्ब के साथ भी मुझे नहीं मार पाओगे। और वो दोनों जो होते हैं अपने पास एक एक बॉम्ब निकालकर हमारे जोन की तरफ फेंकते हैं और हमारा जोन जो होता है अपनी तलवार निकालकर जैसे इन बॉम्ब्स को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। इसी के साथ ही कोई उसके सामने आ जाता है। तो हमारा जोन कहता है कि मिस वीजी वहां पर मेरा पीछा करते करते इस जगह के ऊपर पहुंचे। तो एक लड़की उसके सामने आती है, लेकिन असल में ये मिस वीजी नहीं होती बल्कि सेवंथ अपोस्टल होती है। तो वो कहता है नहीं ये मिस वीजी नहीं है तो कोई और है। तो सेवंथ अपोस्टल वहां पर आने के बाद उन दोनों बॉम्ब्स को अपने हाथ में पकड़ती है और वहां पर अपनी टेक्निक के साथ उन्हें ऊपर हवा में फेंक देती है, जिसकी वजह से ऊपर हवा में जाकर वो बॉम्ब फूटते हैं। तो मिस जो अपोस्टल होती है वो उन लोगों को बचा लेती है, यानी किसी को भी वहां पर मरने से बचा लेती है। और इसी के साथ ही हमारा जोन से कहता है कि एक अपोस्टल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आए होगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुमने मेरे पर अटैक किया था मुझे उसी वक्त तुम्हारी एनर्जी सेंस हो गई थी और मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तो सेवंथ अपोस्टल उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहाँ पर इतनी आसानी से मेरे हाथ से बच जाओगे। लास्ट टाइम तुमने जिस अटैक के साथ मेरे पर अटैक किया था तुम मुझे मार नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारी टेक्निक कंप्लीट नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी टेक्निक को दोबारा से कंप्लीट कर लिया है। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि तुमने इस टेक्निक को उसी फाइटिंग के दौरान नया क्रिएट किया। एक ऐसा इंसान जो मार्शल आर्ट्स क्रिएट कर सकता है वो तो बहुत ज्यादा कीमती होता है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी साउंड आर्ट को देखा है। ये साउंड आर्ट भी तुमने खुद ही बनाई होगी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल टेक्निक है। इसका मतलब यह है कि तुम एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जबकि तुम एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए परफेक्ट हो तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर अपने साथ ले जाकर सजा दी जाएगी। तुम्हारा जोन सोच रहा था कि ये तो सेवंथ अपोस्टल है, लेकिन मैं इसका क्या करूं, मैं इसे फाइट करके इसे हरा नहीं पाऊंगा। मैं तो यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स लेने के लिए आया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सेवंथ अपोस्टल निकल आएगी। तो इसी के साथ सेवंथ अपोस्टल जो होती है उसके सामने अपना हाथ करती है और उसे कहते हैं कि लड़की अब आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और साथ ही सेवंथ अपोस्टल वहां पर अपना हाथ घुमाती है तो हमारा जोन बेहोश हो जाता है। तो
नेक्स्ट सीन में जोन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक घर के अंदर होता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर, और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को वहाँ पर ब्लॉक किया गया होता है ताकि वो उठकर खड़ा भी ना हो सके। वो बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम 7th अपोस्टल बैटल के बीचों बीच आए थे और उसने कहा था कि आज के बाद से तुम मेरे, और साथ ही उसने अपने हाथ को हिलाया था और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है, मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। तुम्हारा जोन कहता है कि 7th अपोस्टल ने मुझे उठा लिया, जहाँ पे नैमगोंग क्लैन के लोग मुझे अपने साथ ले आए हैं। तो उसी के साथ ही साइड के ऊपर से 7th अपोस्टल की आवाज़ आती है। तो वो कहता है ये तो 7th अपोस्टल है, इसका मतलब यह है कि नैमगोंग क्लैन के लोगों ने नीचे उतरकर मुझे बचाया नहीं। तो 7th अपोस्टल उसके पास आती है और आकर उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है देखो तो जरा, तुम देखो तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, और तुम जहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस के वही लड़के हो ना जो कि रूइन फोर्ट्रेस का भविष्य है। तुम्हारे बारे में वो लोग यही कह रहे हैं कि तुम वहाँ का भविष्य हो। तुम्हारा जोन उसे कहता है क्या मुझे पानी मिलेगा? तो वो उसे कहती है क्या तुमने भी क्या कहा? तो जोन उसे कहता है मैंने पानी मांगा है। तो ये बात सुनने के बाद फोसल भी काफ़ी हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के को जहाँ पर अपने बारे में नहीं जानना कि ये कौन सी जगह पर है और जहाँ पर इसे क्यों लाया गया, बल्कि ये मुझसे पानी मांग रहा है। 7th अपोस्टल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ तुम्हें पानी मिलेगा, बल्कि तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर कुछ करना होगा। 7th अपोस्टल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको यहाँ पर हम लोग चाहे कितनी बुरी तरह से टॉर्चर कर ले, तो हमारे सामने मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलने वाले। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर साथ ही हमारी 7th अपोस्टल उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकती हूँ, मैं तुम्हारी बाजू और टांगे काट सकती हूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपनी ब्लड फ्लेम कर्ल की सीक्रेट आर्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूँ, जिससे तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी मिलेगी, यानी कि तुम हमारी तरह हो जाओगे, तुम्हारे पास भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ जाएगी। 7th अपोस्टल उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक मार्शल आर्ट्स बनानी है, तुम्हें मुझे एक बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट्स बनाकर देनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक मार्शल आर्ट्स बना सकते हो। अगर तुम मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं बनाकर दोगे तो फिर मैं एक एक करके तुम्हारे नाखून खींचना स्टार्ट करूंगी, तब तक तुम्हारे नाखून खींचती रहूंगी जब तक कि तुम यहाँ पर मेरे लिए मार्शल आर्ट्स को बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। साथ ही वो उसे कहते हैं कि या फिर हम लोग इसको एक ढील की तरह ले सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक दे सकती हूँ जिससे तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी मिलेगी। तुम्हें ऐसे ही लगेगा जैसे कि तुम यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हो चुके हो। रीजनरेशन एबिलिटी के साथ तुम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते, तुम्हें नई पावर्स मिल जाएंगी, और बदले में तुम्हें पास यहाँ पर मुझे एक मार्शल आर्ट्स ही तो बनाकर देनी है। क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम इस बारे में सोचोगे? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम यहाँ पर मुझे टॉर्चर कर सको। तो मिस उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से भागकर चले जाओगे, या फिर तुम्हें कोई बचाने के लिए यहाँ पर आने वाला है, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर अपनी ब्लड डार्ट्स डाल दूं? बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकती। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि जरा मेरे माथे के ऊपर हाथ रख के मेरे एक्यू पॉइंट्स को चेक करो। तो इसी के साथ 7th अपोस्टल उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके एक्यू पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स को चेक करते हैं, और उसे चेक करने के बाद वो हैरान हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये एक डिवाइन डेथ स्टार है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी एनर्जी लेवल के साथ तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से इस बात का आइडिया लगा सकती हो कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम अपनी रीजनरेशन एबिलिटी मेरी बॉडी में डालोगी, तुम मेरे बाजू काटोगी, मेरी टांगे काटोगी, और उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी आर्ट के साथ मुझे दोबारा से हील करोगी। आप मुझे ये बताओ कि इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, यानी कि इसमें कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे और मेरे पास इतना वक्त है नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद हमारी मिस अपोस्टल जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है, यानी कि ब्लश कर रही होती है, और साथ उसे कहती है तुम लड़के वाकई में तुम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट। और साथ ही अब यहाँ पर उसका एटीट्यूड हमारे जॉन की तरफ काफी ज्यादा बदल जाता है। साथ ही उसे कहती है कि आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब इस बात का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे हो।